ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। हमारी टीम ये दावा करती है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने ऐसा वीडियो बहुत ही कम देखा होगा, या फिर इतनी नॉलेज वाला MLM ना किसी कंपनी की ट्रेनिंग में मिला होगा, ना आपको पता होगा। चलिए हम नितिन स्वामी लाइव में आपको ये वीडियो का शुरुआत करते हैं। MLM की हिस्ट्री में 1885 में एक पब्लिशर हुए जो साउथ वेस्टर्न में थे। उन्होंने बाइबल को बेचने के लिए डोर टू डोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का शुरुआत किया, जिसको B2C बोलते हैं। 1886 में एक एवोन नाम की लेडी ने परफ्यूम बेचने के लिए डोर टू डोर मार्केटिंग शुरुआत की। उसके बाद 1910 में एक क्रेडिट एसोसिएशन जो न्यूयॉर्क में है, वहां पर ये अगली स्टेज था किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म होने का। उसके बाद 1930 में एक होम पार्टी प्लान आया, जिसको एक स्टैनली होम प्रोडक्ट एक कंपनी थी जिसको हम होम मीटिंग्स कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया। उसको होम पार्टी प्लान बोला गया। उसके बाद 1945 में दो व्यक्ति हुए, ली माइटिंजर एंड विलियम। इन दोनों ने मिलकर एक न्यूट्रीलाइट नाम की कंपनी के लिए इस तरह का एक कॉन्सेप्ट रखा, जिसके अंदर लोगों को इंसेंटिव दिया गया और हेल्थ फूड को बेचने के लिए उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज होने लगा। उसके बाद 1951 में एक टपरवेयर कंपनी, जिसने अपने किचन के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक होम पार्टी प्लान का ऑर्गेनाइजेशन किया, जैसे आज हमारे होम मीटिंग्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1959 में न्यूट्रीलाइट कंपनी में एक रिच और मिस्टर जे, दो लोगों ने मिलकर एक एमवे नाम की कंपनी को एक बेसमेंट से शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक यूजेस के लिए क्लींजर और कई अदर चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1963 में मैडम मैरी ES, जिसके पास कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स होते थे, उस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उन्होंने डोर टू डोर शुरुआत किया और कुछ लोगों को इंसेंटिव दिया और मोटिवेशन किया। वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के तहत एक वर्किंग करने लगी। उसके बाद 1960 में एक बहुत ही बुरा दौर आया, जब बहुत सारी कंपनियां जो गेम की कंपनियां थी, उन्होंने लोगों के साथ चीटिंग किया, लोगों के पैसे लिए और लोगों के साथ मिसबिहेव किया और उनके पैसे लेके भागने में कामयाब रही। इन कंपनियों के पास ना कोई प्रोडक्ट होता था और ये सिर्फ कमीशन देती थी कि पैसा देने पे। उसके बाद US गवर्नमेंट इन सब चीजों से परेशान हो गई, तो उन्होंने इस स्कीम को एक पिरामिड स्कीम बताया जो एक इलीगल था। उसके बाद 1975 में US फेडरल ट्रेड कमेटी ने एमवे पे केस कर दिया कि ये बिजनेस इलीगल है। 4 साल केस चलने के बाद एमवे को NOC मिला कि ये बिजनेस कोई इलीगल नहीं है। उसका मैं आपको फाइल नंबर भी दे रहा हूं, FTC यानी कि फेडरल ट्रेड कमेटी वर्सेस एमवे 93 F.T.C 618, ये उसका फाइल नंबर है जिसपे केस हुआ था। और ये बिजनेस को आगे फिर एमवे को जब NOC मिला, तो एमवे ने पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1960 से लेकर 1970 तक इलीगल MLM शुरू हुआ यूरोप से लेकर जापान तक। अब यूरोप के अंदर इस चीज को क्या बोला गया, इसको एक स्नोबॉल सिस्टम बोला गया। स्नोबॉल सिस्टम या फिर कैश माउस बोला या माउस पार्टी बोला। जापान में जो लोग उस समय नेटवर्किंग करते थे उनको माउस पार्टी बोला जाता था। उसके बाद 1978 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन बना, जिसको WFDSA कहा गया। इसके अंदर वो सब मेंबर जुड़ने लगे जो अलग अलग जगह से आते थे, और वो सब मेंबर DSA से यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से आने लगे। उसके बाद 1979 इसमें क्या हुआ, जापान ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ रूल्स पास किए, कुछ लॉ पास किए, ताकि वहां पे MLM को एक अच्छी तरह से किया जा सके। 1990 के अंदर ताइवान 30वां यानी कि 30 नंबर का एक ऐसा मेंबर बना WFDSA का। उसके बाद 1992 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ लाया गया ताइवान में। 1990 के अंदर एवोन जो कंपनी है एक डायरेक्ट सेलिंग की, उसने चाइना के अंदर अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया 1990 में। 1995 में आते आते एमवे ने और एक सन राइडर जो एक ताइवान की कंपनी है, उन दोनों ने चाइना के अंदर अपना बिजनेस मॉडल को शो किया और बिजनेस मॉडल चाइना में चलने लगा। 1996 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री ऑफ चाइना ABCIA, इन्होंने क्या किया, 41 MLM इंडस्ट्रीज को इन्होंने रजिस्टर्ड किया और उसमें 17 ऐसी फॉरेन कंपनियां थी जो चाइना के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम कर रही थी, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में थी। अब 1998 में क्या हुआ, बहुत सारी गेम की या बहुत सारी मनी रोटेशन, बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स आने लगी और चाइना के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो चाइना गवर्नमेंट ने MLM को पूरी तरह से बैन कर दिया। अब अक्टूबर 1998 में सिर्फ 10 कंपनियों को ये अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें एमवे भी एक। 2001 चाइना एक WTO का मेंबर बना। WTO क्या है ये मैं जब आपको नेक्स्ट कभी इंडिया के लिए वीडियो बनेगी तो मैं उसके लिए बताऊंगा। WTO में क्या हुआ, उन्होंने प्रॉमिस किया कि सरकार जो चाइना गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपनी मार्केट को खोल देगी और 3 साल बैन रहने के बाद उन्होंने अपने सभी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया और वहां पे अच्छी तरह बिजनेस अब चलने लगा। 2005 अगस्त 2005 में चाइना ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स निकाले और वही कुछ रूल्स और उसी के साथ ही अभी इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ निकाले हैं जो उसी के ऊपर बेस्ड है। चाइना ने क्या कहा था, चाइना ने कहा था कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में चाइना में आ सकती है, उसके बाद क्या होगा, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई उसकी 5 साल तक कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए और अगर कोई दूसरी कंपनी चाइना में बिजनेस करती है तो उसको 3 ईयर का बैक एक्सपीरियंस होना चाहिए। $1 करोड़ उस कंपनी के पास होने चाहिए और 25 लाख कैश डॉलर उस कंपनी को जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के पास। ये उन्होंने रूल निकाला और इन्हीं रूल्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी निकाली है। तो इस वीडियो में सिंपल सा एक ही बात बताने के लिए आपको प्रयास किया गया है कि हिस्ट्री ऑफ MLM के बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इतने कम टाइम में और इतनी सारी जानकारी देने के लिए शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको MLM की वो सब जानकारियां मिले जिनसे आप वंचित हैं। हम ऐसी कोई जानकारी आप नहीं देना चाहते जो आपको पता हो, इसीलिए हमारा बिजनेस मॉड्यूल ऐसा ही है। नितिन लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को पूरा आप सेपरेट कर सकते हैं ताकि सब लोगों को इसका नॉलेज हो कि हिस्ट्री ऑफ MLM क्या है और कैसे कैसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आज हमको इतना अच्छा बिजनेस मॉडल मिला है तो किस वजह से मिला है। तो हमारे साथ बने रहिए नितिन स्वामी लाइव में। थैंक यू आप सब लोगों का।